नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया है 4 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नेशनल हेराल्ड मामले में जांच के लिए यंग इंडिया के दफ्तर पहुंची ईडी टीम। संसद में मामले पर हुआ जोरदार हंगामा। राहुल बोले, नहीं डरते किसी से। सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को फौरी राहत। चुनाव आयोग से कहा, शिंदे ग्रुप की अपील पर अभी ना करे कार्रवाई। पात्रा चौल घोटाले मामले में शिवसेना नेता संजय राउत की ईडी रिमांड बढ़ी। पीएमएलए कोर्ट ने मामले को गंभीर बताया। 8 अगस्त तक रिमांड पर रहेंगे संजय राउत। फॉर्च्यून टॉप 500 ग्लोबल रैंकिंग में रिलायंस इंडस्ट्रीज की सबसे बड़ी छलांग। कंपनी की रैंकिंग 51 पायदान बढ़कर 104 पर पहुंची। ताइवान टेंशन से वीकली एक्सपायरी पर दिन भर बाजार नर्वस, लेकिन आखिरी घंटे में दिखी अच्छी रिकवरी। सेंसेक्स नीचे से करीब 700 अंक सुधरा। निफ्टी में भी रिकवरी। ताइवान पर तनातनी के बीच अमेरिका और चीन ने शुरू की मोर्चाबंदी। ताइवान की सीमा पर चीन की भारी मिलिट्री ड्रिल। अमेरिका ने भी निगरानी के लिए तैनात किए जहाज। जस्टिस यूयू ललित हो सकते हैं देश के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजेआई रमन्ना ने की नाम की सिफारिश। और खबरों की शुरुआत करेंगे नेशनल हेराल्ड मामले से, जिसमें ईडी ने आज फिर से नेशनल हेराल्ड हाउस में तलाशी अभियान चलाया है। ईडी ने कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में नेशनल हेराल्ड हाउस को सर्च किया। इसमें पहले मंगलवार को ईडी ने हेराल्ड हाउस में बने यंग इंडियन के दफ्तर को सील कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ इस मामले को लेकर संसद में भी जमकर हंगामा देखने को मिला। इस पूरे घटनाक्रम पर हमारे संवाददाता नजर बनाए हुए हैं। संसद भवन से लक्ष्मण राव हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही नेशनल हेराल्ड मामले पर हमारे साथ मौजूद हैं संवाददाता आनंद तिवारी। सबसे पहले चलेंगे आनंद के पास और जानेंगे क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। आनंद, क्या कुछ चल रहा है इस वक्त दफ्तर के अंदर? जी देखिए, इस वक्त हम आईटीओ का जो नेशनल हेराल्ड का ऑफिस है वहां पर हैं, उस प्रीमाइसेस पे हैं। यहाँ पर पासपोर्ट दफ्तर भी है और जहाँ पर आप सिक्योरिटी गार्ड देख रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर ही जो यंग इंडियंस है उसका दफ्तर है यहाँ पर। और वहाँ पर करीबन 1 बजे से जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं और ईडी की टीम यहाँ पर मौजूद है। चूंकि ईडी ने इसके पहले यहाँ पर एक नोटिस चस्पा किया था और उसमें बाकायदा इस बात का जिक्र किया था कि जब यहाँ पर जो यहाँ के मैनेजर हैं वो जब यहाँ पर मौजूद होंगे, उनकी प्रीमाइसेस में ही जो सर्च ऑपरेशन वो किया जाएगा। और कल जो ईडी सोर्सेज बता रहे हैं कि 2 ईमेल जो हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे को सर्व किए गए थे और उसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि वो यहाँ पर पहुंचे, उनकी मौजूदगी में ही ईडी जो है वो यहाँ पर सर्च ऑपरेशन करेगी। और यहाँ पर अभी जो सर्च ऑपरेशन वो लगातार जारी है। इसके पहले करीबन 10 ठिकानों पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, यहाँ पर यंग इंडियंस और एजीएल से जुड़े ठिकानों पर, नेशनल हेराल्ड से जुड़े ठिकानों पर ईडी ने सर्च ऑपरेशन किया था। और ईडी सोर्सेज से ये जानकारी भी निकल के सामने आ रही थी, कोलकाता में जो एक कंपनी थी जिसने यंग इंडियंस एजीएल को 50 लाख रुपए का लोन दिया था, उसमें जो एंट्रीज हैं उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई है। उसमें कुछ संदिग्ध एंट्री हैं, उसके सुराग मिले हैं, कुछ हवाला ट्रांजैक्शन के सुराग मिले हैं, जिसके बिहाफ पर अब आगे की जो जांच है वो ईडी की चल रही है। और उसके बाद ही ये तय हो पाएगा कि क्या आगे फिर से सोनिया गांधी या राहुल गांधी से जुड़े जो भी इस पूरे मामले में सवाल जवाब थे, क्या उन्हें फिर से सम्मन्स किया जाएगा। और अभी इसके बाद एक जो प्रोसीजर होती है, उसके बाद सीजर की जो प्रोसीजर है वो अभी ईडी की बची हुई है। उसके बाद ईडी इसमें चार्जशीट जो है वो दाखिल करेगी। तो फिलहाल आप देख सकते हैं सभी को इंतजार है कि यहां से मल्लिकार्जुन खड़गे निकलते हैं और वो क्या बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा में ये बात कही थी कि राज्यसभा के सत्र के दौरान उन्हें ईडी ने सम्मन्स किया है और वो अपना सत्र छोड़ के यहाँ पर ईडी के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका आनंद। तो कुल मिलाकर ये कि अभी भी वहां पर, जैसा कि आनंद बता रहे हैं, हलचल बनी हुई है और इस हलचल के बीच बयानबाजी का दौर भी तेज है। यंग इंडिया के ऑफिस को सील किए जाने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया इस पर दी। उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं, वो देश के सम्मान के लिए लड़ेंगे और ये जंग जारी रहेगी। हम इंटिमिडेट नहीं होंगे, हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते हैं। समझ गए बात? कर लें जो करना है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। जो हमारा काम है, जो मैं सुनिए बोलने दीजिए, ठीक है? जो मेरा काम है
देश की रक्षा करना, लोकतंत्र की रक्षा करना, देश में जो हार्मनी है उसको मेंटेन करना, वो मैं करता रहूंगा। ये कुछ भी कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हां, तो इस बीच संसद में भी खूब जोरदार हंगामा इसको लेकर छाया रहा। इसके डिटेल के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, संसद की क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ रहा आज नेशनल हेराल्ड के मामले में संसद में? देखिए, नेशनल हेराल्ड मामले में जो तनातनी, जो हंगामा आपको सड़कों पर दिख रहा है, जो तेवर आपने अभी राहुल गांधी के बयान में देखे, कमोबेश वही तेवर या फिर कहें कि उससे ज्यादा तेवर आपको संसद में आज देखने को मिला। आज सुबह से संसद के दोनों सदनों में काफी हंगामा होता रहा इस मुद्दे को लेकर के। और हंगामा इस बात का था कि आप सेंट्रल एजेंसी, खासतौर से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के जरिए विपक्ष को, कांग्रेस को डराने की कोशिश कर रहे हैं और उनको धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। हंगामा इतना रहा कि बार बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी और आखिरकार लोकसभा और राज्यसभा दोनों दिन भर के लिए स्थगित हो गई है। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच दो तीन काफी महत्वपूर्ण बात हुई। पहली बात तो यह हुई कि यहां पे राज्यसभा में अपोजिशन के नेता, विपक्ष के नेता, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और सरकार की तरफ से सदन के नेता जो पीयूष गोयल हैं, दोनों के बीच में काफी तीखी बहस हुई एक समय के लिए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जब यह कहा कि सरकार ईडी को हमारे पीछे लगा रही है, ईडी से डराने की कोशिश कर रही है, ईडी का दुरुपयोग कर रही है, तो वहां पे उठ खड़े हुए पीयूष गोयल, उन्होंने साफ तौर से कहा कि सरकार ईडी या ऐसे किसी भी एजेंसी के कामकाज में दखल नहीं करती है। यह आपके जमाने में होता होगा, अगर आपने पिछले अपने शासनकाल में जो गलतियां की हैं उसकी जांच करना ईडी की जिम्मेदारी है, ईडी जांच कर रहा है, हम इसमें दखल नहीं देते। उसके बाद हंगामा और ज्यादा बढ़ गया। हालांकि इस हंगामे के बीच टीएमसी के नेता भी कूद पड़े, उन्होंने भी सरकार पर आरोप लगाया कि यहां पे खासतौर से लोकतंत्र में, पार्लियामेंट में संसद सदस्यों को बोलने का हक है। तो उसके बाद वहां पे जो भूपेंद्र यादव थे, उनका कहना था बोलने का हक है लेकिन हंगामा करने का हक नहीं है। कुछ इस तरह से तीखे वाण चले। हालांकि इसके बीच थोड़े बहुत कामकाज हुए और राज्यसभा में फैमिली कोर्ट बिल में अमेंडमेंट पास हुआ, जिससे हिमाचल और नागालैंड में जो कोर्ट चल रहे हैं, फैमिली कोर्ट, उसको कानूनी वैधता मिल जाए। लेकिन इस हंगामे की मुझे लगता है कि कल भी इसका असर देखने को मिलेगा और कल भी हम आपसे इस पर अपडेट लेंगे कि क्या कुछ रहा। लेकिन फिलहाल आज काफी हंगामा, जैसा कि आप बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका लक्ष्मण जी। तो कुल मिलाकर आज भी सदन में इस तरीके से हंगामा बरपा और ईडी का सम्मन मिलने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, क्या कुछ कहा ये आपको जरूर सुनना चाहिए। चलते वक्त कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष के घर को और राहुल जी के घर को नियरली आप बैठिए लोग जो दिल्ली पुलिस के लोग घेराव डाले हैं और घर को, और इस जगह इस तरीके से अगर हम चलेंगे, क्या डेमोक्रेसी हमारी जीवित रहेगी? क्या संविधान के तहत हम चलेंगे? तो ये वो पर्पसली ये कर रहे हैं कि हमको डिमोरलाइज करने के लिए, हमको खत्म करने के लिए, डराने के लिए। हम करेंगे नहीं, हम फाइट करेंगे। जी हाँ, तो ये तो था सदन का हंगामे की तस्वीर। और अब बात मार्केट की। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में काफी उतार चढ़ाव रहा। गिरावट के बावजूद बाजार निचले स्तर से सुधर कर बंद हुआ। सेंसेक्स 52 पॉइंट गिरकर 58,299 पर और निफ्टी 6 पॉइंट गिरकर 17,382 पर बंद हुआ। मिड कैप शेयरों में खरीदारी रही। सबसे ज्यादा खरीदारी फार्मा, मेटल, आईटी शेयरों में देखने को मिली। तो वहीं एफएमसीजी, ऑटो शेयरों में हल्की तेजी रही और सबसे ज्यादा दबाव आज बैंकिंग, रियलिटी, एनर्जी शेयरों में देखने को मिला। और अब बात हमारी खास पेशकश अमृत महोत्सव की। सीएनबीसी आवाज देश की आजादी के 75 साल का जश्न मना रहा है। हमारी कोशिश है कि इस दौरान भारत की समृद्धि की यात्रा की तस्वीर पेश की जाए। इस सफर में शामिल उन लोगों के अनुभव आपसे शेयर किए जाएं जिन्होंने अपनी आंखों से देश की सूरत बदलते हुए कहीं ना कहीं देखी है। इसी सिलसिले में सीएनबीसी आवाज ने बात की अबाकस एसेट के सुनील सिंघानिया से, जिन्होंने इस दौरान सुनील सिंघानिया जी ने ये बताया कि 75 साल में देश की इकोनॉमी शून्य से $3 ट्रिलियन बनी है। जैसा कि हम लोग कह रहे हैं कि अमृत महोत्सव है ये, और इस अमृत महोत्सव में वेल्थ क्रिएशन की एक बड़ी जर्नी हम लेके चले हैं। आप अपना अनुभव हमारे साथ पहले छोटे में शेयर करिए कि किस तरीके से आपने इसको डेवलप होते हुए देखा।
तो अगर आप भारत को देखें, आपने जैसे कहा है 75वां साल है इंडिपेंडेंस का, अगर आप भारत की भी अगर जर्नी देखते हो, 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिला और 60 साल लगे हमको, 2007 तक हम $1 ट्रिलियन पहुंचे। अगला $1 ट्रिलियन को सिर्फ 8 साल लगा। तो जितनी वेल्थ हमने पहले 60 साल में बनाई, उतनी एज अ कंट्री हमने अगले 8 साल में बना दी, और उसके बाद वाला जो $1 ट्रिलियन है उसको सिर्फ 6 साल लगे। तो आज 75 साल में हमने 0 से $3 ट्रिलियन तक का एक सफर तय किया है, और हर बार ये लगता है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे आ गया, अभी इसके बाद क्या, बट इकोनॉमी बढ़ती गई। तो जब जैसे मैंने मेरा करियर शुरू किया अर्ली 1990s में, तभी इकोनॉमी की साइज थी $250 बिलियन, आज हम $3 ट्रिलियन पे आ गए हैं। तो इकोनॉमी 10-12 गुना हो गई, बाजार 100 गुना हो गया। तब वो जर्नी में अगर आप BSE की इंडेक्स देखो और आज का इंडेक्स देखो, करीब करीब 100 गुना हो गया। तो आई थिंक पूरा देश एक फास्ट ग्रोथ ट्रैक पे आई थिंक चल रहा है। पहले हमारी ग्रोथ रेट 2-3% होती थी, फिर जो रिफॉर्म प्रोसेस हुए उसके बाद हमारी ग्रोथ रेट 6 से 8% लगातार चलती रही, और जो कंपाउंडिंग है वो हमने इकोनॉमी में भी देखी है, और जो भी इन्वेस्टर इंडिया पे पॉजिटिव रहा है और जो इन्वेस्ट कर मनी बना रहा है, उसकी वेल्थ तो और भी ज़्यादा कंपाउंडिंग हुई है। तो आई थिंक ये बहुत ही एक अच्छा अनुभव रहा है, लेकिन ये पास्ट टेंस है, फ्यूचर और भी अच्छा होगा। तो अबाकस एसेट के सुनील सिंघानिया के मुताबिक डिजिटल कैपिटल गुड्स और फाइनेंशियल सेक्टर में ग्रोथ के अच्छे मौके हैं। ऐसे नए आइडियाज आपको कौन से अच्छे लगते हैं इस वक्त जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ चल रहे हैं? देखो, एक डिजिटल वर्ल्ड इज हियर टू स्टे। आज हम हमारे खुद के भी अगर आप हैबिट्स देखें तो द वे वी वर्क, द वे वी स्टडी, द वे वी शॉप, द वे वी एंटरटेन, सब में डिजिटल का कहाँ ना कहाँ योगदान है, और उसके बिना हमारा काम हो ही नहीं सकता है। खाली प्रॉब्लम क्या है ना, थोड़े जो डिजिटल कंपनियां लिस्ट हुई थी वो आई वुड से तेजी में लिस्ट हुई थी। कंपनियां अच्छी थी, उनके प्राइसिंग थोड़े गड़बड़ थे, और एटलीस्ट हमारे ऐसे इन्वेस्टर जो प्रॉफिट वाली कंपनी को देखते हैं उनके लिए वो कंपनियां ऐप नहीं थी। बट ये डिजिटल एज अ थीम है ना, ये 10, 20, 25, 30 साल की थीम है। तो जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको कोई कंपनी मिले जिसमें विजिबल प्रॉफिट है, जिसमें ग्रोथ है, जिसमें मोट है, जिसमें एक बोलते हैं ना यूनिक चीज है जिसके बिना आप वो पर्टिकुलर काम कर नहीं सकते हो, आई थिंक वो थीम इज गोइंग टू बी देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। दूसरा, इंडिया में ना लास्ट 5-7 साल में है ना कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं हुई, क्योंकि सब कंपनियां थोड़ी तकलीफ में थी, इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं थी, बैंक्स की हालत थी खराब थी, तो डेट नहीं मिल रहा था। आई थिंक वो सब चेंज हो रहे हैं। बैंक्स की हालत बहुत अच्छी है, एनपीएस है नहीं, बैंक की एबिलिटी टू लैंड बहुत बढ़ गई है, गवर्नमेंट भी अपना केपेक्स कर रही है। हमने 75 साल में 75 एयरपोर्ट बनाए, अब अगले 5 साल में वो 75 के 150 एयरपोर्ट हो जाएंगे। कम से कम 50 सिटीज में मेट्रो का काम चालू है, रोड तो हमने देखा ही है। बड़े बड़े स्टेट, उत्तर प्रदेश ने बोला है कि वी वांट टू बी $1 ट्रिलियन इन इकोनॉमी। आज पूरा इंडिया 3 ट्रिलियन है और अकेला यूपी ने एक टारगेट ले रखा है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का। तो आई थिंक ये जो कैपिटल गुड सेगमेंट है उसमें बहुत साल बाद में एक लग रहा है कि थोड़ा सा मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है। फिर नई नई थीम है, जैसे अभी हम आज घर पे ऑर्डर करना सीख गए खाना, तो एक QSR वाली कंपनियां सब अच्छा चल रही है। अगेन इनके पी बहुत ऊंचे हैं, तो हम जैसे इन्वेस्टर थोड़े उनको डर डर के लेते हैं, बट एक फैक्ट है जो QSR की थीम है बहुत ही अच्छी थीम है। फाइनेंशियल मार्केट्स इंक्लूडिंग बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, इनमें बहुत ही बड़ा स्कोप है। पर्टिकुलरली बैंक्स में आप देखिए, बड़ी बैंक्स और स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि लोगों ने ये रियलाइज कर लिया है कि अगर मैं किसी को पैसा देता हूं तो मुझे अच्छा ब्रांड चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। सिस्टम्स बहुत अच्छे हो गए हैं, और आई थिंक ये फिनटेक का एक एडवांटेज मिल रहा है बड़ी बैंक्स को। तो आई थिंक वो भी एक अच्छा है।
और 75 साल में कैसा रहा शिक्षा का हाल और कैसी है सेहतमंद इंडिया की तस्वीर, आज हमारे खास पेशकश अमृत अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और त्योहारी सीजन पर खाने का तेल सस्ता हो सकता है। खाद्य सचिव ने आज एडिबल ऑयल कंपनियों के साथ बैठक बुलाई है। सरकार कंपनियों को 10 रुपए तक दाम घटाने के लिए कह सकती है। डिटेल लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, सरकार किस आधार पर कीमतें घटाने को कह रही है और कितनी घट सकती हैं ये कीमतें? देखिए, महंगाई बढ़ने की एक बड़ी वजह यह भी है कि खाने के तेलों के दामों में भारी बढ़ोतरी जो हुई है। भारत अपनी ज़रूरत का 60% से ज़्यादा खाने का तेल का आयात जो है वो करता है। अगर मैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करूं तो पिछले 2 से 3 महीने के अंदर उच्चतम स्तर से 50% तक की कीमतों में गिरावट जो है वो देखने को मिली है, लेकिन इसका पूरा फ़ायदा जो है ग्राहकों को जो है नहीं मिला है। 1 महीने पहले भी जो सरकार है उसने तेल कंपनियों के साथ एक बैठक जो है वो बुलाई थी और उनको दाम घटाने के निर्देश जो है वो दिए थे। तब कंपनियों ने 20 से 25 रुपये प्रति लीटर कटौती जो है वो की थी। उसके बाद आज फूड सेक्रेटरी ने एक बार फिर बैठक जो है उनके साथ बुलाई, उनको निर्देश दिए कि आप दामों में 8 से 10 रुपये की कटौती जो है वो करें। अगले 1 हफ्ते के अंदर ये कटौती जो है वो आपको दिखाई जो है वो दे सकती है। खासतौर पर कि त्योहारी सीजन जो है उसकी शुरुआत जो होने वाली है, तो ऐसे में उपभोक्ताओं को राहत जो है मिल सकती है। उनको तेल जो है 8 से 10 रुपये लीटर सस्ता जो है वो मिल सकता है। खासतौर पर कि जो पाम ऑयल है उसकी कीमतों में भारी गिरावट जो है वो देखने को मिल सकती है। तो इसका फ़ायदा जो है सीधे ग्राहकों को होगा। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए असीम आपका। और अब बात करेंगे ताइवान की। वो इसलिए क्योंकि युद्ध की आशंका के बीच चीन की ओर से लगातार तनाव बढ़ाने की कोशिश यहां पर हो रही है। समंदर में चीन ताइवान के 6 ओर से मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर चुका है और ये मिलिट्री एक्सरसाइज आज यानी कि 4 अगस्त से शुरू हुआ और लगातार 7 अगस्त तक ये चलता रहेगा। चीन की ओर से जारी वीडियो में कई हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ान भरते देखे जा सकते हैं, जो इस मिलिट्री एक्सरसाइज का एक हिस्सा है। इधर चीन तैयारी कर रहा है तो अमेरिका भी चौकस है। ताइवान के आसपास अमेरिका के 4 एयरक्राफ्ट कैरियर फिलहाल तैनात किए गए हैं। इसमें 3 न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट हैं और अमेरिका की एशिया में जो सेनाएं तैनात हैं वो भी फिलहाल अलर्ट पर हैं। एशिया में 2 लाख अमेरिकी सैनिक हैं। जापान में बड़ी तादाद में पहले से ही सैनिक मौजूद हैं। दक्षिण कोरिया में भी अमेरिका के सैनिक हैं। इसके अलावा ताइवान का पड़ोसी देश फिलीपींस और सिंगापुर में भी अमेरिकी फौज की तैनाती की गई है। 15 अगस्त रक्षाबंधन, जन्माष्टमी जैसी कई छुट्टियां आ रही हैं। इसमें लॉन्ग वीकेंड भी है और आगे पीछे एक आध छुट्टी मिलाकर 2-3 दिन लगातार निकाले जा सकते हैं। अब सवाल ये बनता है कि इस छुट्टी में आप करेंगे क्या? तो इसका जवाब हम देंगे आज कंज्यूमर अड्डा में शाम 5:57 पर। असली शिवसेना की लड़ाई में सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे कैंप को राहत दी है। आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहा कि वो एकनाथ शिंदे गुट की याचिका पर कोई फैसला ना ले। कोर्ट सोमवार को यह फैसला करेगा कि इस मामले को संवैधानिक बेंच को भेजना है या फिर नहीं। आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे गुट ने चुनाव आयोग के सामने असली शिवसेना होने का और चुनाव चिन्ह पर दावा पेश किया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र में दल बदल समेत कई मामलों पर सुनवाई चल रही है। आज कोर्ट में उद्धव कैंप ने कहा कि बागी विधायक असली पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते, जबकि शिंदे गुट ने दोहराया कि किसी ने पार्टी नहीं छोड़ी, सिर्फ नेतृत्व पर भरोसा अब नहीं रह गया। तो वहीं पात्रा चौल जमीन घोटाले में फिलहाल गिरफ्तार शिवसेना सांसद संजय राउत की मुसीबतें और बढ़ गई हैं। अब पीएमएलए विशेष अदालत ने इनकी हिरासत को 8 अगस्त तक बढ़ा दिया है। अब इन्हें 8 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रहना पड़ेगा, जहां ईडी इनसे 1000 करोड़ से ज्यादा के इस घोटाले की पूछताछ करेगी। दरअसल आज संजय राउत की हिरासत खत्म हो रही थी, लेकिन ईडी ने उनकी हिरासत को बढ़ाए जाने की जिरह की। कोर्ट ने भी इस मामले को फिलहाल काफी गंभीर माना। पात्रा चौल जमीन घोटाले में ईडी ने रविवार को संजय राउत को उनके घर पर छापा मारा था। करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और देर रात जांच में सहयोग न करने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। जस्टिस यूयू ललित हो सकते हैं देश के अगले सीजेआई। जी हां, सीजेआई एनवी रमन्ना ने उनके नाम की सिफारिश की है। उन्हें सीलबंद लिफाफा उन्होंने कानून और न्याय मंत्री को सौंप दिया है अपनी ओर से। अब इस सिफारिश पर राष्ट्रपति की मुहर लगना बाकी है। आपको बता दें कि पारंपरिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अपनी वरिष्ठता के आधार पर सीजेआई के रूप में कार्यभार संभालते हैं। ऐसे में अगर जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश मान ली जाती है तो वो देश के 49वें सीजेआई बन जाएंगे। जस्टिस एनवी
रमन्ना 26 अगस्त को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसकी वजह से किरण रिजिजू ने कानून मंत्री के तौर पर सीजेआई एनवी रमन्ना को पत्र लिखकर उनसे उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करने को कहा था और उन्होंने वरिष्ठता के आधार पर जस्टिस यूयू ललित के नाम को आगे बढ़ाया। लेकिन अगर जस्टिस यूयू ललित सीजेआई बनते भी हैं तो उनका कार्यकाल महज 3 महीने से भी कम का होगा, क्योंकि वो इसी साल 8 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। और अब बात करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स की। बर्मिंघम में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स के छठे दिन भारत की झोली में 5 मेडल्स आए हैं। जूडो प्लेयर तुलिका मान ने विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी सारा एडिंगटन को हराकर सिल्वर मेडल अपने नाम कर लिया। तो वहीं ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में भारत के लिए ऐतिहासिक मोमेंट रहा जब तेजस्विनी शंकर ने हाई जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसके अलावा स्क्वैश में सौरव घोषाल और वेटलिफ्टिंग में गुरदीप सिंह और साथी लवप्रीत सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम के देश का मान बढ़ाया है। अब तक भारत के हिस्से में कुल 18 मेडल्स आ चुके हैं, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर है और 7 ब्रॉन्ज पदक शामिल हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स के 7वें दिन भारत 9 इवेंट्स में हिस्सा लेगा। ये इवेंट्स जो है वो आज दोपहर 2 बजे से लेकर रात 12 बजे तक होंगे। इसमें आज खेल प्रेमियों की नजर बॉक्सिंग रिंग में होगी, जहां पर अमित पंघाल क्वालिफायर्स मुकाबले में नन मल्लिका से भिड़ेंगे और साथ ही साथ इस लॉन्ग जंप में फाइनल गेम्स में अनीश और श्री शंकर से पदक की आस होगी। किसमें कितना दम है ये आज पता चलेगा और किस तरीके से तालिका हो चुकी है अब कॉमनवेल्थ गेम्स की, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही जिसमें सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर इंग्लैंड और उसके बाद कहीं ना कहीं इंडिया छठे पायदान पर फिलहाल है और उम्मीद यही है कि इस तालिका में भारत अब ऊपर की तरफ आएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे खिलाड़ी हैं जिनसे पदक की आस है। और जाते जाते आपको एक बार फिर बता दें कि आज कंज्यूमर अड्डा में हम करेंगे छुट्टियां आप कैसे बिताएं इसकी चर्चा, क्योंकि घूमने जाना है आपको छुट्टियों में, तो उसकी प्लानिंग आप कैसे करें तो जरूर देखिए आज कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। क्या और महंगा होने वाला है कर्ज? इकोनॉमी में मंदी का कितना है डर? आरबीआई के सामने महंगाई कंट्रोल के साथ ग्रोथ का चैलेंज है। क्रेडिट पॉलिसी से पहले देखिए फुल कवरेज अब से थोड़ी देर में 4:27 पर आवाज एमपीसी में।